हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के बाद हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, so what is collision theory? According to this theory, for a reaction to occur there must be a collision between the reacting species. collision theory ना बेसिकली वही है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा पढ़ा रखी है, एक दो जब एग्जांपल समझा रहा था मैं। सो collision theory क्या है, जब भी कोई रिएक्शन या प्रोडक्ट बनेगा तो जो दो रिएक्टेंट या दो या तीन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में आकर कोलाइड करेंगे, तभी जो हमारे पास बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तभी हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अगर मैं जनरली कहूँ तो कोलिजन थ्योरी बस यही है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने ज्यादा कोलिजन्स हुए उसको क्या कहेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने ज्यादा कोलिजन्स हुए उसको क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बट ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। द कोलिजन्स व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। अब देखो इस कोलिजन ने हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या हुआ? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाए तो ये सिंपल कोलिजन है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आते हैं आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो उसको वो अनइफेक्टिव कोलिजन है। अगर उसने प्रोडक्ट बना दिया तो वो क्या है? इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव वर्ड से समझ रहे हो ना, जिसका कोई इफेक्ट हो। जब दो कार्स आकर आपस में टकराई तो उनका एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हो उनसे उन कारों में कोई डेंट आया, कुछ आया, उसको क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स। ऐसे समझ लो, अगर दोनों कार आपस में आकर ऐसे टच हुई और कोई भी हमें नुकसान नहीं हुआ या कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे? अनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं वो इफेक्टिव होता है और कुछ अनइफेक्टिव होता है? ये क्यों होता है? इसके दो पॉइंट है मेन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी बैरियर एंड सेकंड इज ओरिएंटेशन फैक्टर। एक ना हर रिएक्शन को होने के लिए एक एनर्जी बैरियर से निकलना पड़ता है। For a effective barrier to a reaction should have sufficient energy to break the chemical bonds of reactant. The minimum energy required to reacting molecules to make the collision effective is called threshold energy. So only those collisions of reactant will give product which possess energy greater than threshold energy. एनर्जी बैरियर क्या है ना, देखो जब कोई भी कोलिजन होता है, ठीक है, सो जब कोई भी कोलिजन होगा, लाइक रिएक्टेंट ब्रेक हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्टेंट के आपस में जो बॉन्ड्स हैं, लाइक HI के पास जो बॉन्ड है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन, ये दोनों मिलके HI बना रहे हैं हमें, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना फर्स्ट। सो जितनी एनर्जी ये चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जब हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब दो मॉलिक्यूल्स आकर आपस में टकराए और उनके पास कोई एनर्जी है, दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी है, वो टकराए और थ्रेशोल्ड एनर्जी के आसपास पहुंच गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो गई वो, तो एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो गई तो दोनों के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। सो फॉर इफेक्टिव बैरियर टू अ रिएक्शन शुड हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक सफिशिएंट एनर्जी बैरियर होता है, उस सफिशिएंट या मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो जिन मॉलिक्यूल्स के पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी
हो जाएगी टकराने के बाद, थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, वो हमें क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज दिस, सेकंड फैक्टर इज ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, so sometime it is observed that even it a large number of colliding molecules have energy more than threshold energy, still the reaction is slow and the colliding molecule should have a proper orientation। so इसने क्या कहा है ना, लाइक इसने कहा है जब कब ज़्यादातर क्या होता है, कोलिजन्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ही एनर्जी होती है टकराने के बाद, बट फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है ना, क्यों, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी एक ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। लाइक मैं एक ऐसे मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, ऐसे, लाइक ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गए दो। ठीक है, ऐसे ना लगे हैं, मेरा रिएक्टेंट ए हो गया और ये रिएक्टेंट बी हो गया। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन ऐसे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये आपस में टकराएंगे ऐसे, तो हमें हमें कोई प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, प्रोडक्ट मिल गया अगर ऐसे टकराए। अगर ऐसे ना टकरा कर हम कह देंगे कि लाइक ऐसे टकरा गए, लाइक यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा गया। ठीक है, ऐसे टकरा गए तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। So when there is effective collision between a reacting species, then we got product. When there is an ineffective collision or there is ineffective orientation between the reactants, then there is no product obtained। ठीक है, so main point क्या हो गए collision theory के, for a reaction to occur there must be collision। कोई भी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है, only a certain fraction of total number of collisions are effective। कोलिजन जितने भी हों उनमें से कुछ सर्टन नंबर ऑफ इफेक्टिव होंगे, उसमें से कुछ अनइफेक्टिव होंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, अ मॉलिक्यूल शुड इफेक्टिव कोलिजन तब होंगे जब पोजेस एक सफिशिएंट एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के पास और उनकी ओरिएंटेशन सही होगी, तब क्या मिलेगा हमें, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से निकाल सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन के फैक्टर से। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। पहले तो नंबर ऑफ एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हुए, मैं अनइफेक्टिव इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा, एक सेकंड में कितने ज्यादा कोलिजन्स हुए एक यूनिट वॉल्यूम में। पहले तो वो Z, ठीक है, इनटू किससे कर देना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन्स, इनटू किससे कर देना है, इफेक्टिव कोलिजन्स से, कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए, कितने ज्यादा टोटल नंबर ऑफ कितने कोलिजन्स हुए उनको, उसको किससे इनटू कर देंगे, कितने कोलिजन्स इफेक्टिव थे। जब इनटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखेंगे इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। Every substance is associated with some definite amount of energy is called internal energy. The extra amount of energy required to make the energy equal to threshold energy is called activation energy। अब देखो किसी मॉलिक्यूल, देखो प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट दिया हमें, हमारे पास दो A एंड B। ठीक है, या A लगा लो, A रिएक्टेंट दिया है हमारे पास। ठीक है, उसने प्रोडक्ट बनाना है हमारे पास B। ठीक है, उसने प्रोडक्ट बनाना है हमारे पास B। प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी चाहिए हमें 100 जाउल। ठीक है, एनर्जी चाहिए 100 जाउल। ए के पास अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी सपोज कर लेते हैं इसके पास है 17 जाउल। ठीक है, 17 जाउल है, तो इसको 30 जाउल और एनर्जी चाहिए ना प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये 30 जाउल एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस 30 जॉल एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। एवरी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक हर सब्सटेंस के पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी E plus EA। व्हाट इज E?
इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वी से दैट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ई टी एच क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो एक और बात देखो, लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा चाहिए होगी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल लाने के लिए, उतनी ज़्यादा रिएक्शन स्लो होगी। जितनी ज़्यादा कम एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। रिएक्शन प्रोफाइल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। The order that reactants change into a product, they have to cross an energy barrier. When a reactant react, they absorb energy, their bonds are loosed and new loose bonds are formed between them. अब देखो इस ग्राफ से समझना, लाइक मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, उसके पास एनर्जी ई आर है, ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना। यहाँ पर अब देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से पास होना पड़ेगा पहले। तो इसे एनर्जी ई ए चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ई ए चाहिए, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी थी रिएक्टेंट की, ये जितना गैप था उसको फिल कर किसने किया, एक्टिवेशन एनर्जी ने। ऊपर क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी जब होगी ना, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इससे पास होकर ये अनस्टेबल होती है, ये स्टेट जब एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी तो स्टेट तो अनस्टेबल होगी ना। तो प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे देखो, किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्यों बनता है, सोच के देखो, किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसीलिए बनेगा ना, उसने स्टेबल होना है। जब किसी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी चाहिए ना, हमें भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, हम स्टेबल होंगे ना अनस्टेबल स्टेट से। सो रिएक्टेंट इज अनस्टेबल स्टेट, इट कैन बिकम प्रोडक्ट विच इज़ अ स्टेबल स्टेट। अब जितनी ज़्यादा स्टेट स्टेबल होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा कम होगी ना। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी तो भी वो अनस्टेबल था, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तभी वो स्टेबल है, तभी प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट से कम होगी। देखो यहाँ से जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो एनर्जी कम थी यहाँ पर, तो इसका क्या हो गया, तभी हमारी रिएक्शन आकर हुई, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा होती रिएक्टेंट से तो हमारी रिएक्शन होने का कोई चांस ही नहीं था, या कोई हम कहेंगे कि कोई मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है। क्यों, कोई रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा अपनी स्टेट से अगर वो पहले ही स्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज मेन पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस कॉन्सेप्ट। व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट दे अब्सॉर्ब एनर्जी, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और उनके बीच में कुछ लूज और कुछ रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। लाइक हम इस एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास दो मोल, एक रिएक्शन कंसीडर कर ली मैंने, A प्लस B2, हमें क्या दिया उसने, प्रोडक्ट AB प्लस B, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लिया। सो फर्स्ट रिएक्टेंट इज A, देखो यहाँ पर B के बीच में एक बॉन्ड है ना, डॉटेड से शो कर रखा है, ठीक है। अब देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली स्टेट क्या होगी, A और B के बीच में बॉन्ड बन रहा है और B और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। लाइक दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज फॉर्मिंग, ठीक है। ए बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये स्टेट क्या होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेज में ए बी में बॉन्ड बन गया और बी बाहर आ गया, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या कहेंगे, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट हैज मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी एट दिस स्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स बना, अरेंजमेंट से कॉम्प्लेक्स बना, उसके पास जो एनर्जी होगी उस कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिकम प्रोडक्ट, ठीक है। और पास एनर्जी बैरियर, हम ऐसे कह सकते हैं।
डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, देखो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन्स तेज होने लग गए ना, जब हमारे पास मोलिक्यूल के पास एनर्जी बढ़ गई तो वो अनस्टेबल हुआ तो तेजी से दौड़ने लग जाएगा। अगर तेजी से दौड़ने लग जाएगा तो टकराने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझे तुम, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द रेट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, because with the raise in temperature the number of effective collision increases. In a journal the rate of reaction become almost double with the energy 10 degree rise in temperature. This is known as a temperature coefficient. अब temperature coefficient को समझो, जब हम 10 डिग्री लाइक मेरे पास टेम्परेचर पहले था कहाँ गया, यहाँ से देखो, अगर मेरे पास पहले टेम्परेचर था टेम्परेचर जो था वो था 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोई रेट थी R, ठीक है। अब टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, अब जो रेट होगी ना, स्पीड होगी वो 2R हो जाएगी, इनटू डबल हो जाएगी उसके जब हम 10 डिग्री राइज करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नथिंग लाइक रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक मेरे पास है यहाँ पर टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले हमारे पास टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर हो गया हमारे पास 10 डिग्री राइज करके हमारे पास टेम्परेचर हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नथिंग when 110 divided by 100 degree, then we can say that this is our temperature coefficient, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का। इससे चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आप पढ़ लेना इसे, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। थैंक यू।